Hello everyone, welcome back to Summarize and Memorize. So this is lecture 2 on counting techniques and the continuation of our series Discrete Mathematical Structure. So let's first see what all we are going to cover in this lecture. So we will see combinations and its example, combination with repetition and example, binomial coefficient and pigeonhole principle. So without any delay, let's begin. So what do we mean by combination? Combination simply means the selection. So if I want to select R objects from the n distinct object, I will put the formula NCR. जिसे expand करके हम क्या लिखते हैं? N factorial upon R factorial into N minus R factorial. So I believe that you already know this thing. So move further. Let's see few of the questions क्योंकि as discussed before, permutations and combination is more of a question and less of a theory. So what this question says that we have to select 3 cards from the pack of a card. So I have in total 52 cards, out of which मुझे 3 कार्ड को select करना है and only select करना है. I don't need to arrange them. तो सिर्फ अगर जहाँ selection है वहाँ पे मैं combination वाला formula use करूँगी and out of 52 cards I will select 3 cards. Solve this and you will get an answer. Second question. In how many ways can 3 diamond and 2 clubs be selected from a pack of cards? So before solving this question, you already know that 52 cards में से we have 4 different kind of cards. One is a diamond, one is the spade, then the club and the heart. So diamond के भी 13 होंगे, club के भी 13 होंगे, spade के 13 होंगे and heart के भी 13 होंगे. So out of these 13, I have to select 3 diamond and out of these 13 clubs, I have to select 2. और यहाँ पे बीच में क्या लगा है and. तो बेसिकली 13 में से 3 सेलेक्ट करो और इन 13 में से 2 सेलेक्ट करो. बीच में एंड लगा है तो मल्टीप्लाई कर दो. अगर यहाँ और लगा होता तो हम ऐड कर देते. बट फॉर नाउ इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू मल्टीप्लाई. Solve this thing and you will get the final answer. Third question. A bag contains 4 different history book and 6 different English book. In how many ways can 3 book be selected so that at least one book is of each subject? So basically मेरे पास 4 हिस्ट्री की बुक्स हैं एंड 6 इंग्लिश की बुक है और मैं कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकती हूँ. सेलेक्ट वर्ड आते ही पता लगा लो कि भाई ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है. अब मैं कितने वे में सिलेक्ट कर सकती हूँ इन बुक्स को? 3 बुक को, जिसमें से एक बुक तो होनी ही चाहिए हिंदी हिस्ट्री या इंग्लिश की. तो देखो किन्हीं भी 3 बुक को सिलेक्ट करने के क्या तरीके हैं. हिस्ट्री एंड इंग्लिश के कॉलम बना रही हूँ. 0 हिस्ट्री लो, 3 इंग्लिश के ही ले लो, 1 हिस्ट्री का लो, 2 इंग्लिश के ले लो, या 2 हिस्ट्री के ले लो, 1 इंग्लिश का ले लो, या फिर सारे ही हिस्ट्री के ले लो और इंग्लिश का कुछ भी मत लो. बट यहाँ लिखा है कि भाई मुझे एटलीस्ट एक तो चाहिए ही है. तो ये पहला कंडीशन भी गया, आखिरी कंडीशन भी गया. सो नाउ आई हैव ओनली 2 सिचुएशंस. तो इनके तुमको एक इक्वेशन बनानी है एंड देन वी हैव टू सॉल्व इट. तो देखो पहली इक्वेशन का क्या हो जाएगा कि 4 हिस्ट्री बुक में से मुझे एक सेलेक्ट करनी है एंड 6 इंग्लिश बुक में से मुझे 2 सेलेक्ट करनी है. ये तीसरे का क्या हो जाएगा, 4 हिस्ट्री बुक्स में से मुझे 2 सेलेक्ट करने हैं एंड 6 इंग्लिश बुक्स में से मुझे 1 सेलेक्ट करना है. यहाँ एंड बोला मैंने इसलिए मल्टीप्लाई किया. अब बात ये ना, या तो ये केस हो जाए या फिर ये केस हो जाए. तो जहां वर्ड यहाँ आया वहां मुझे करना होगा ऐड. So basically I have to add equation 1 and 2. So 1 plus 2. तो आपको समझ आ रहा है मल्टीप्लिकेशन कब यूज किया, जब एंड वाली सिचुएशन आई, और जब या वाली सिचुएशन आई तो मैंने प्लस वाला साइन यूज किया. ओके, नाउ दैट्स ऑल फॉर द एग्जांपल. नाउ लेट्स सी व्हाट इज द कॉम्बिनेशन विद द रिपीटिशन. तो वो चीज जिसमें रिपीटिशन अलाउड हो वो क्या है, मतलब कि ये मुझे 3 लेटर्स दिए हैं, ये 3 एलिमेंट दिए हैं और मेरे को बोला है कि भाई हमें 3 नंबर सेलेक्ट करना है. बट हमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दी कि भाई वो जो तीनों नंबर है वो अलग अलग होने चाहिए. लाइक वो तीनों 1 हो सकते हैं या उनमें से कोई 2 1 और एक कोई डिफरेंट नंबर हो सकता है. दैट मीन्स रिपीटिशन इज अलाउड. टू क्लैरिफाई दिस कॉन्सेप्ट अ लिटिल मोर, देयर इज एन एग्जांपल.
जहाँ पे लिखा है कि भाई 3 नंबर है 1 2 3. Now we have to form the subset of 2 number and the repetition is allowed. तो repetition allowed है और मुझे 2 numbers के set बनाने हैं. तो कितनी possibilities है? So it's gonna be 1 into 1 comma 1, 1 comma 2, 1 comma 3, 2 comma 2, 2 comma 3, 3 comma 3. So here you can see that there's a repetition of the words. बट अगर मैं विदाउट रिपीटेशन करूं, और विदाउट रिपीटेशन का फॉर्मूला क्या होता है? एन डिस्टिंक्ट में से आर डिस्टिंक्ट निकालने का, एनसीआर. यहाँ पे एन है 3, आर है 2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3. सो इन दिस केस आई हैव 3 एलिमेंट. ओके, so if repetition is not there, we can simply use the 3C2, that is the NCR. But if repetition is allowed, we have little more cases. So what is the formula when combination is with repetition? So let's see that. I hope अब तुम्हें समझ आया होगा कि अगर रिपीटेशन नहीं है तो आप सिंपली एनसीआर लगाओ, बट अगर रिपीटेशन है तो अपन को ये फॉर्मूला लगाना है. व्हाट इज दिस? n plus r minus का 1 cr. और what else you can see? आप ऐसे भी लिख सकते हो कि भाई n plus r minus 1 minus का r से r गया, तो आप इसके जगह एक्चुअली n minus 1 भी तो लिख सकते हो. मतलब कि देखो मेरी बात समझो, मैं NCR लिखूं या NCN minus r लिखूं, एक्चुअली ये दोनों ही सेम ही आने वाले हैं. ठीक है, इसलिए मैंने क्या किया, मैंने अपना नेचुरल जो इक्वेशन है, जो फॉर्मूला है, दैट इज n प्लस आर माइनस 1 सी आर. बट इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं ना, n प्लस आर माइनस 1 सी n माइनस 1. वेल जनरली वी कैन डू दिस बाय दिस डायरेक्टली, बस ये तो कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के लिए मैंने बता दिया दैट बोथ ऑफ द फॉर्मूला आर राइट. सो नाउ लेट्स प्रैक्टिस सम ऑफ द क्वेश्चंस फॉर दिस. तो फाइंड द नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 3 बॉल. अब देखो, इस ऐसे टाइप के फॉर्मूला को यूज करने की जो सबसे बड़ी पहचान है वो ये है कि मुझे कैटेगरी तो दे दी जाएंगी कि भाई ये 3 कैटेगरी है, इनमें से सेलेक्ट करना है, बट ये कैटेगरी कितनी है, लाइक ये 10 है या ये 20 है टोटल या ये 30 है, ये सब इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी. ठीक है, so this information won't be there. Like for example, I have to choose the 10 balls out of blue, green and black. तो मुझे नहीं पता भाई कि ब्लू क्या 5 ही अवेलेबल है या 6 या 10 से ज्यादा, नहीं, ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं आएगा. यहाँ सिंपली है कि आपके पास 3 कलर की बॉल है एंड आपको 10 चूज करनी है, तो 10 की 10 ब्लू हो सकती हैं, तो मैं मान लूंगी कि भाई मेरे पास 10 ब्लू बॉल अवेलेबल होंगी. ठीक है, चलो अब क्वेश्चंस के थ्रू क्लियर करते हैं बाकी के कॉन्सेप्ट. So find the number of ways to select the 3 balls from a bag that contain 4 different color. तो 4 different colors हैं. ठीक है, तो मेरी n की वैल्यू क्या हो गई? n is nothing but the number of category. So मेरी number of category कितनी है? 4. तो मेरी n की वैल्यू हो गई 4. एंड रिपीटेशन is allowed. तो रिपीटेशन अलाउ कर दिया तो मेरे को ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाना है. मेरे को कौन सा फॉर्मूला लगाना है? n प्लस आर माइनस 1 सी आर, जिसमें से n की वैल्यू तो 4 है, r की वैल्यू कितनी है, कितने सेलेक्ट करनी बॉल? 3. सो कितनी सेलेक्ट करनी है वो r की वैल्यू जाती है, तो r की वैल्यू है 3. तो देखो n की वैल्यू है 4, r की वैल्यू है 3, इस फॉर्मूला में पुट करो, सॉल्व करो, आंसर आ गया. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बस हमें जो करना होता है ना वो ये करना होता है कि n और r की वैल्यू जज करनी आनी चाहिए, बाकी तो सिंपल फॉर्मूला है. So let's see another question. So there are some cans of Coke, Pepsi and Sprite in a refrigerator. In how many ways can 5 cans be selected if repetition is allowed? तो देखो, मेरे पास कोक थी, मेरे पास पेप्सी थी एंड स्प्राइट था, तो बेसिकली मेरे पास कितनी कैटेगरी है? 3, तो n की वैल्यू आ गई 3. ठीक है, अब मुझे कितने सेलेक्ट करने थे? 5, तो r की वैल्यू क्या आ गई? 5. और क्या है? रिपीटेशन अलाउड है, तो मैं NCR यूज नहीं करूंगी, मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगी? n प्लस आर माइनस 1 CR, जिसमें n और r की वैल्यूज हम फाइंड आउट कर चुके हैं. पुट द वैल्यूज एंड यू विल गेट द आंसर. लेट्स मूव फॉरवर्ड. ओके, this question states that how many solution does an equation this has if x1, x2 and x3 are the non-negative integer. Non-negative integer का मतलब है that x1,
x2 and x3 all are greater than or equal to 0 and this is obviously true क्योंकि कोई भी आइटम जो है वो नेगेटिव में हम नहीं ले सकते और इसकी हमने कोई लिमिट बांधी नहीं होती है, मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया. सो दिस इज एक्चुअली द डिफॉल्ट कंडीशन फॉर सच टाइप ऑफ क्वेश्चन. तो देखो ये जो फॉर्मूला है ना n प्लस आर माइनस 1 CR, ये जो फॉर्मूला है ये बहुत फेमस है इस टाइप के न्यूमेरिकल्स के लिए. इस टाइप के वर्ड प्रॉब्लम काफी फेमस है. तो इसमें एक बात याद रखनी होती है कि भाई ये जो वेरिएबल है ना x1 x2 x3 जो कि इक्वेशन में होते हैं, इनका जो डिफॉल्ट कंडीशन होता है वो ये होता है कि भाई ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए. तो अगर वो इनिशियल कंडीशन नहीं दे रखी तो हमें वो बनानी पड़ेगी सो दैट वी कैन यूज दिस फॉर्मूला. मैंने क्या बोला ये आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में समझ में आएगा. ये क्वेश्चन तो इजी है. कितनी कैटेगरी है 3, तो n की वैल्यू हो गई 3. कितने सेलेक्ट करने हैं 10, तो r की वैल्यू हो गई 10. फॉर्मूला में पुट करो, यू विल गेट द फाइनल आंसर. तो मैं बोल क्या रही थी वो आपको फोर्थ क्वेश्चन से समझ आएगा. देखो इसमें भी सेम इक्वेशन है बट दिस टाइम मेरे को डिफॉल्ट कंडीशन नहीं दी हुई. यहाँ पे x1 x2 x3 एंड x4 आर नॉट नॉन नेगेटिव इंटीजर. x1 is greater than equal to 2, so I can't involve 0 and 1, which should not be the case. Okay, तो मुझे x1 की जगह एक ऐसा वेरिएबल रिप्लेस करना है which has to be greater than equal to 0. तो देखो एक काम करते हैं, ये x1 दिया हुआ है 2 से बड़ा, तो मैं इसको यहाँ शिफ्ट कर देती हूँ. तो अब ये देखो ये वाली चीज आ गई ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो मैं ये x1 माइनस 2 को मान लेती हूँ y1. सिमिलरली x2 माइनस 4 को मान लेती हूँ y2. सिमिलरली x3 माइनस 5 को मान लेती हूँ y3 एंड सिमिलरली x4 माइनस 6 को मान लेती हूँ y4. अब इससे क्या हुआ ना, ये y1 y2 y3 y4 these are all greater than equal to 0 or the non-negative integer. So now when I will replace x1 with the y1 plus 2 or x2 with the y1 plus 4 and so on, now I will get a proper equation wherein I can use the formula. तो अब जब मैं सब्सटीट्यूट करूंगी, देखो मैंने x1 माइनस 2 को माना y1, तो y1 x1 की वैल्यू क्या है जिसे सब्सटीट्यूट करना है, y1 प्लस 2. सिमिलरली आप x2 x3 एंड x4 भी निकाल लोगे, वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देना, आपके पास फाइनल इक्वेशन आएगी ये. तो अब आप इधर देखोगे कि देखो अपना राइट हैंड साइड भी चेंज हो चुका है और ये होना ही था, क्यों नहीं होता. अब देयर हाउ मेनी कैटेगरी 4, तो n की वैल्यू हो गई 4. कितने मेरे को सिलेक्ट करने 13, तो r की वैल्यू हो गई 13. पुट द फॉर्मूला एंड यू विल गेट योर आंसर. So the last question of this type is, देखो यहाँ पे क्या था ना, यहाँ पे greater than वाला साइन दिया हुआ था, that x1 is greater than 2. But what if it's given x1 is less than 2? सेम बात है. मेरी अप्रोच क्या रहेगी कि भाई जो वेरिएबल उस एक्सप्रेशन में है ना, that has to be नॉन नेगेटिव. अब उसको बनाने के लिए देखो अब मैं क्या करती हूँ. तो let's see question number 4 now. So how many solution does an equation this have if x1 is less than 6, x2 is less than 5 and x3 is less than 9? देखो अब मैं यहाँ क्या करूंगी ना, मैं यहाँ पे 6 माइनस x1 को मान लूंगी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ये कंडीशन मेरे पास आ गई, तो इससे मैंने मान लिया y1. ठीक है, अब मेरे पास y1 की वैल्यू कितनी आई बताओ. मेरे पास y1 की वैल्यू आई, x1 की वैल्यू निकालनी है ना. सो y1 इज 6 माइनस का x1, सो x1 विल बी 6 माइनस का y1. सिमिलरली मेरे पास x2 क्या आ जाएगा, 8 माइनस का y2. x3 क्या आ जाएगा, 9 माइनस का y3. सब्सटीट्यूट करो वैल्यू, x1 की जगह 6 माइनस y1, x2 की जगह 8 माइनस y2 एंड x3 की जगह 9 माइनस का y3. 20 के बराबर करो. ठीक है, so 8 plus 6 is 14, 14 plus 6 is 20, 20 plus 3, 23. So this is 23 minus y1 minus y2 minus y3 is equals to 20. अब मेरे पास जो फाइनल एक्सप्रेशन बचा है वो ये है, y1 plus y2 plus y3 is equals to 3. Now this is my final equation wherein I can use the formula. Why? Because here y1, y2, y3 all are the non-negative number. अब यहाँ पे मेरी n की वैल्यू भी 3 है और r की वैल्यू भी 3 है. चलो पुट करते हैं, ये क्वेश्चन सॉल्व कर ही देते हैं.
सो 3 + 3 - 1 is 5, C3. तो ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल. यहाँ कटा, ये बचा 4 × 5, फिर ये 2. तो बेसिकली मेरा आंसर आया 10. सी, द सोल्यूशन इज 10. Now let's talk about the binary coefficient. Let n and r be the positive integers. We have already mentioned that the r combination from a set of n element is denoted by NCR. Now this NCR can be set as a binomial coefficient. Why? Because this is actually the coefficient in the expansion of the binomial expression. तो हमने हमारी 12th क्लास में पढ़ा है कि ये जो एक्सप्रेशन होता है इसे मैं लिख सकती हूँ NC0 x रेज टू दी पावर n y रेज टू दी पावर 0. तो y की पावर में वही जाता है जो c के नीचे होता है. ठीक है. नाउ यू जस्ट इंक्रीज दी वैल्यू. एक मिनट. तो x की यहाँ पे कटेगी, y की वैल्यू यहाँ बढ़ेगी, फिर और करते जाओ, लिखते जाओ. सो आई होप यू कैन सी दी पैटर्न हियर एंड सो ऑन. तो दो चीजें जो आपको नोटिस करनी है कि y की पावर वही है जो कि c के नीचे था, दैट इज r. दूसरी चीज जो आपको नोटिस करनी है वो ये है कि द पावर ऑफ x प्लस द पावर ऑफ y इज इक्वल्स टू द n, दैट इज इक्वल्स टू द टोटल पावर. ओके, तो इतना सा ध्यान रखोगे, काफी क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे. तो द बाइनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन मैंने अभी आपको बताया है. पॉज करके एक बार देख लेना इफ इन केस यू डोंट नो हाउ टू डू इट. नाउ लेट्स लर्न अबाउट द पास्कल्स आइडेंटिटी. नाउ हमने ये तो पढ़ लिया कि बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल कोफिशिएंट होता क्या है और एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन को एक्सपैंड कैसे करते हैं. बट इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है बहुत इंटरेस्टिंग सी, जिसमें से काफी अच्छी प्रॉपर्टी है पास्कल आइडेंटिटी. अब इसे ना देखो, इस फॉर्मेट में लर्न मत करो. क्यों? क्योंकि क्वेश्चन कंफ्यूजिंग हो सकता है. ये फॉर्मूला कहना क्या चाहता है इसे समझ लो. देखो, NCK-1 प्लस NCK. तो अगर मेरे पास दो बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम है जिसमें से जो उनकी ऊपर वाली वैल्यू है वो सेम है और जो नीचे वाली वैल्यू है उसमें डिफरेंस 1 का है. I repeat it again. When I'm adding the two binomial coefficient, तो ऊपर वाली टर्म सेम है, नीचे वाली टर्म में 1 का डिफरेंस है. So what will be the answer? ऊपर वाली टर्म में एक ऐड कर दो और नीचे वाली में से छोटी वाली को लिख दो. ठीक है. एक एग्जांपल के थ्रू समझो. मैंने दे रखा है 3C1 प्लस 3C2. तो देखो, ऊपर की जो वैल्यूज है वो सेम है और नीचे की जो वैल्यू है उनमें डिफरेंस है 1 का. तो आंसर क्या होगा? ऊपर वाली वैल्यू में एक ऐड कर दो और नीचे वाली वैल्यू में जो छोटी वैल्यू है वो लिख दो. सिंपली दिस इज द आंसर. तो अगर इस इक्वेशन को ऐसे याद रखोगे तो आप ज्यादा स्पीडली क्वेश्चन कर पाओगे. सो दैट वाज ऑल अबाउट द पास्कल्स आइडेंटिटी. ओके, now this is a very interesting question. So find the coefficient of this in the expansion of this. तो देखो, आपको पूरा एक्सपैंड करके ढूंढने की जरूरत नहीं है कि भाई 8 raised to power x raised to the power 8 and y raised to the power 5 क्या है. नहीं, पहली जो चीज मैंने आप लोगों को नोटिस करवाई थी वो क्या थी कि NCR x raised to the power n minus r y raised to the power r. तो c के नीचे वही है जो y के ऊपर है. y के ऊपर यहाँ पे क्या था? 5 और मेरी n की वैल्यू क्या है? 13. सो तो मेरा जो बाइनोमियल कोफिशिएंट होगा दैट विल बी 13. c r की वैल्यू क्या है जो y का पावर है? दैट इज 5. बस ये मेरा आंसर है. आई एम डन. ओके, find the coefficient of x raised to the power 7 and y raised to the power 8 in the expansion of this. So यहाँ पे भी कुछ नहीं करना है. n की वैल्यू है 13, 13 लिख लो. r नीचे, c के नीचे वो आएगा जो कि y की पावर में, दैट इज 8. So this is my answer. Okay. Now the final last theory of this lecture or this topic, counting technique, is the pigeonhole principle, which is very important. तो पहले इसका बेसिक पढ़ लेते हैं. देखो, हमारे पास 10 बॉक्सेस हैं. ठीक है. एंड आई हैव 11 बॉल. तो इन 11 बॉल में से जो 10 बॉल है ना वो इंडिविजुअली एक एक में जाके बैठ जाएगी.
ठीक है, लेकिन वो जो एक बॉल बची उन्हें इन 10 में से किसी एक में तो जाना ही पड़ेगा, तो वो किसी में भी जाए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ चली गई, तो आई कैन से दैट देयर इज एटलीस्ट अ बॉक्स विच हैज 2 बॉल। तो यहाँ एक तो बॉक्स है जहाँ पे 2 बॉल हैं। ठीक है, अब ऐसी सिचुएशंस जब आए या ऐसे क्वेश्चन जब आए जहां मेरे को बोला है कि इतने बॉक्सेस हैं, तो कितनी बॉल मुझे चाहिए रहेंगी कि भाई मैं ये बता पाऊं कि 2 बॉल तो आएंगी आएंगी एक में। सो इट इज सिंपली दी n+1, दिस इज द फॉर्मूला। So given n pigeonholes, the minimum number of pigeons that is required to be sure कि भाई एक pigeon hole में 2 pigeons हो, that is the n+1. So n+1 is the formula जो कि मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू लॉजिकली भी समझा दिया। इसके क्वेश्चन देख लो। So find the number of students in a class so that 2 students were born in the same month. So same month मतलब कि 12। सो एन की वैल्यू मेरी हो गई 12 एंड मुझे बोला गया कि भाई 2 स्टूडेंट, जब भी मैं 2 जनों की बात कर रही हूँ तो मुझे वो पिजन होल थ्योरम आना चाहिए दिमाग में। तो 2 स्टूडेंट है जो कि एक ही मंथ में पैदा हो जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो मान लो कि भाई 12 स्टूडेंट है और वो 12 ही अलग 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 मंथ में पैदा हुए। अब लेकिन जो 13 स्टूडेंट होगा उसे किसी ना किसी मंथ में तो पैदा होना ही है ना। सो नाउ आई कैन से कि कोई एक मंथ ऐसा है जिधर 2 बच्चे पैदा हुए हैं। सो कितने स्टूडेंट चाहिए मेरे को मिनिमम? दैट इज 13 एंड दिस आई गॉट थ्रू अ पिजन होल फॉर्मूला, or logically also you can find. How many people must be there in a group to guarantee that at least 2 people have the same birthday? So same birthday मतलब हम डेट की बात कर रहे हैं तो n is equals to the number of dates in a year. 2 people having the same birth date, n+1. So I need 366 student so that किसी एक दिन पे 2 बच्चों का बर्थडे आ रहा है। अब चलो ये क्वेश्चन हमने देख लिया, समझ में भी आ गया पिजन होल थ्योरम बोलता क्या है कि अगर n पिजन होल्स हैं तो ये बोलने के लिए कि एक होल में 2 पिजन है, मेरे पास कितने पिजन होने चाहिए? n+1। बट इसे थोड़ा और जनरलाइज करो यार, क्योंकि हमेशा सिर्फ दो पिजन्स की क्यों बात कर रहे हो? k+1 पिजन्स की बात करो, तो उसकी गारंटी देने के लिए मैं क्या फॉर्मूला यूज करूं? तो लेट्स जनरलाइज द पिजन्स होल प्रिंसिपल। तो n होल है, उनमें से k+1 पिजन्स एक ही होल में हो, उसकी गारंटी हम कब देंगे? जब kn+1 पिजन्स होंगे टोटल। तो जब kn+1 पिजन्स होंगे तो उनमें से k+1 पिजन्स एक ही होल में होंगे। So this is the formula which you have to learn directly, okay? Keep this in mind कि कितने पिजन्स हमें या फिर कितनी चीजें हमें एक ही डिब्बे में चाहिए, दैट इज सिंबलाइज्ड बाय k+1। तो आपको k की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, राइट? नाउ यू विल अंडरस्टैंड दिस मोर बाय अ क्वेश्चन। So find the number of students in a class to be sure that 4 of them were born in the same month. Same month की बात करें तो n की वैल्यू तो हो गई 12, जिसमें से 4 स्टूडेंट एक ही मंथ में पैदा हुए, तो मतलब कि k+1 मुझे दिया हुआ है 4, k की वैल्यू हो जाएगी 3। ठीक है, अब मुझे ये दोनों n भी मिल गया, k भी मिल गया, फॉर्मूला पुट करो यार, आंसर आ जाएगा। सो 12 into 3 + 1 दैट इज 37 स्टूडेंट मेरे पास होने चाहिए, सो दैट मैं ये गारंटी दे पाऊँ कि 4 बच्चे का बर्थडे या फिर व्हाट इज दैट, हाँ 4 बच्चे एक ही मंथ में पैदा हुए थे। Now, this is the question that you are supposed to do as a practice question. I would love to see the answers in the comment section below. So that's all for today. So if this video has helped you, then do like it. And most importantly, subscribe to my channel so that you never miss our new videos. Thank you so much for watching and have an amazing day ahead.